नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम एनसीईआरटी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वही पॉलिटिक एनसीईआरटी क्लास 7 की चैप्टर नंबर 4 है, जिसका है लिंग बोध यानी कि जेंडर के बारे में दिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये देखिए, इसमें दिया गया है कुछ पार्ट शिक्षकों के लिए, इसको भी पढ़ना जरूरी है। लिंग बोध या जेंडर, क्या चीज? लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी अक्सर क्या करते हैं, सुनते हैं। बहरहाल यह आसानी से स्पष्ट नहीं होता है ना? ऐसा लगता है कि इसका हमारे जीवन से कोई खास लेना देना नहीं है और हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही, किसमें, ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही इसकी चर्चाएं सुनते हैं। वास्तव में तो हम सभी अपने जीवन में रोज ही इस सत्य का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। यह निर्धारित करता है कि जेंडर निर्धारित करता है कि हम कौन हैं और क्या हो सकते हैं, कि हम कहां जा सकते हैं और कहां नहीं। देखिए, जिंदगी के बहुत से विकल्प हमारे लिए अंततः इसके आधार पर ही तय होते हैं। जैसे आप एक खास जेंडर के हैं तो विवाह के बाद आपको एक तय है कि जहां आपका जन्म स्थान है वहां से आपको अपने ससुराल जाना है, वहीं फिर जिंदगी आगे की बिताना है। लेकिन एक खास जेंडर के हैं तो आपको अपना मेल है तो आपको अपना जन्म स्थान नहीं चेंज करना पड़ेगा। नौकरी के लिए जन्म स्थान चेंज करना ये अलग बात है। तो ये बहुत कुछ चीज जेंडर डिसाइड कर रहा है ना। तो लिंगबोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही क्या होती है, बनती है। जैसा सोशलाइजेशन आपका होता है लिंग बोध के बारे में, जेंडर के बारे में, वही कह रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे परिवार यानी कि फैमिली और हमारी सोसाइटी से ही बनती है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि एटीट्यूड जो मनोवृत्ति होती है, उस मनोवृत्ति मतलब किसी भी विषय वस्तु को देखने, सोचने, समझने का नजरिया, वह हमारे परिवार और समाज से ही क्या होता है, डिफाइन होता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि लिंग बोध या जेंडर की जो हमारी समझ होती है उसमें अपने परिवार और समाज का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है, उसके निर्माण में, उसके समझ में, कि जेंडर के प्रति हम कैसा समझ रखते हैं। यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। आप याद करिए, आज से 20 साल पहले ग्रामीण समाज में एक बात कहा जाता था कि तुमको क्यों ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत है, तो तुमको चौका ही चूल्हा करना है, खास करके फीमेल को कहा जाता था। लेकिन आज वो धारणाएं पूरी तरह से गलत सिद्ध हुई हैं। अब गांव में भी लोग क्या कर रहे हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब देखिए, यहाँ पे जो जेंडर संबंधी बात है ये इंडिकेट किस इसकी भी तरफ कर रहा है। अब देख लीजिए, उठा लीजिए, आईएएस में यहाँ से प्रश्न न बना हो तो बताइएगा, प्रीलिम्स में बनेगा, मुख्य परीक्षा में बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा। तो समाज से ही बनती है। यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों यानी फीमेल्स और पुरुषों यानी कि मेल्स को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं वे स्वाभाविक है और पहले से तय है। ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा एक एग्जांपल है। एक जगह हम बैठे हुए थे और वहां पे एक गार्जियन जैसे थे, तो उनके घर में गया था। तो गार्जियन जैसे थे और एक छोटी सी बच्ची थी और वो खेल खेल रही थी। खेल में छोटा सा गैस सिलेंडर था उसके पास और गैस चूल्हा था, छोटा कुकर था, छोटा कढ़ाई था। तो वो जो गार्जियन थे उसको देख के कह रहे हैं, मेरे तरफ इशारा करके, कि देखिए बाबू, और ये प्रभु की महिमा देखिए कि बच्चा अपना कार्य जान जा रहा है। तो फिर मैंने उनको तुरंत वहां पे रोका और उनको समझाया कि देखिए, ये प्रभु का कार्य नहीं है, बल्कि ये तो उस परिवार को देख के सीख रही है कि हमारी माता जी कैसा कार्य करें। यदि उसकी माँ हाउसवाइफ नहीं होती तो ऐसा काम ना करती। निश्चित तौर पे कि उसकी माँ हाउसवाइफ होगी। उस अपने माँ को देख करके, अपनी ग्रैंड मदर को देख करके, अपनी मदर को देख करके, अपने आंटी को देख करके, अपने बुआ को देख करके वो उसी तरह का कार्य कर रही है। यदि उसकी माँ डॉक्टर होती तो वो खेल में ही मरीज, अपने छोटे भाई को मरीज बना करके लेटा देती और स्टेथोस्कोप लेकर के उसको
हार्ट का बीट सुनती, पीछे लगाती, फेफड़े पे लगाती, स्टेथोस्कोप लगा करके उसका इस्तेमाल करती, उसके एप्लीकेशन को सीखती। तो ये टोटली सामाजिकरण की भूमिका है। समाज और परिवार के जो मूल्य हैं, व्यक्ति वहां कौन सी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, उसको देख करके बच्चा उसके अंदर क्रियात्मक बोध जनरेट होता है, फिर वैसा ही कार्य क्या करता है, वो करता है। यहाँ पे किसी ईश्वरीय और दैवीय गतिविधियों का परिणाम ये नहीं है, मैंने उनको ऐसा कहा। तो यहाँ पे भी वही बात है, ध्यान रखिएगा कि स्वाभाविक और पहले से ये तय है कि आसपास निभाते हुए देखते हैं। मैंने कहा ना कि एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड का जो बच्चा है, जो बच्चा एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आता है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से आता है, वो मर्सिडीज कभी खिलौना खेल ही नहीं पाएगा। खिलौना वो क्या कर खेलेगा, खेल खेल में वो ट्रैक्टर चलाना सीखेगा, ट्रैक्टर खेल खेलेगा, वो ट्राली बनाएगा, वो हल बनाएगा। अर्थात व्यक्ति अपने आसपास की गतिविधियों से क्या होता है, प्रभावित होता है। अरे बात है समझ में? तो यही बात एनसीईआरटी में भी यहाँ पे वास्तव में ये भूमिकाएं जो है दुनिया भर में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए क्या है, अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग भिन्न भिन्न समुदायों में दुनिया भर में ये अलग अलग होती है। अतः लिंग बोध से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से, देख लीजिए लिंग बोध किससे जुड़ गया, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज और रूढ़िवादी धारणाओं से। मूर्ख जिसे आप बोलते हैं, रूढ़ बोलते हैं, तो रूढ़िवादी धारणाओं और सामाजिक मूल्यों से जुड़ गया ना। लिंग बोध से हमारा आशय हो गया, जिसे हमारी संस्कृति ने क्या किया है, हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। ये किसने किया है, हमारी संस्कृति ने, हमारे कल्चर ने किया है। किसको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर, ये जैविक अंतर है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के। इस बायोलॉजिकल अंतर को संस्कृति ने क्या किया, हमारे सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से लिंग बोध को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। यह शब्द हमें बहुत सी असमानताओं और स्त्री व पुरुष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। निश्चित तौर बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कियों को कहा जाता है। एक मूवी आया था, आई होप सो दैट इन 2004, उस पिक्चर का नाम है दिल बोले हड़प्पा। क्या है, आप जानते हैं कि किसी भी समाज में कहीं भी रिजर्वेशन की व्यवस्था क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, जब किसी खासा समाज में किसी खासा वर्ग विशेष का समान प्रतिनिधित्व नहीं रहता है, प्रतिनिधित्व असमान होता है, तो इस तरह से प्रतिनिधित्व को असमान से समानता की ओर बढ़ाने की दिशा में आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम होता है। ऐसा ही रिजर्वेशन एक महत्वपूर्ण प्रयास है, और ये असमानता दूर करने में शैक्षणिक और सामाजिक असमानता तथा अब तो हो गया है आर्थिक असमानता भी, इसको दूर करने की दिशा में आरक्षण एक शासकीय प्रयास है। शासन द्वारा कानून बना करके, संविधान में संशोधन करके तथा तमाम तरह के स्कीम चला करके, कार्यक्रम चला करके गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं ताकि समाज में इस तरह की जो असमानताएं हैं धीरे धीरे खत्म होने लगे। उसी में एक है आपका महिला आरक्षण। महिला आरक्षण इस बात का सूचना देता है कि महिलाओं के लिए अभी भी समाज में अवसरों की पर्याप्तता जो है कम से कम है, अपर्याप्तता मौजूद है। आप जिस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं, 2004 में पिक्चर आया था, उस पिक्चर का नाम है दिल बोले हड़प्पा, और उस पिक्चर में आप देखेंगे तो शाहिद कपूर और रानी मुखर्जी अभिजीत, ये रानी मुखर्जी और शाहिद कपूर के द्वारा अभिनीत यह मूवी है, यह पिक्चर है, जिसमें रानी मुखर्जी के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है कि मतलब कितने हैं कुड़ियों के खेलने के मैदान, कुछ इस तरह से डायलॉग था उसमें कि लड़कियों के खेलने के लिए कहां है जगह। और वो क्या करती है, इस पिक्चर में क्या होता है, वो लड़कों का पोशाक पहन करके होती है लड़की, और लड़कों का पोशाक पहन करके लड़कों के मैच में प्रतिभाग कर जाती है और लास्ट में जीत जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिससे बोध हो जाता है
कि ये मेल नहीं बल्कि ये क्या है, फीमेल है, तो उसमें ऑब्जेक्शन लगाया जाता है विपक्षी टीम के द्वारा। जो टीम हार जाती है वो टीम ऑब्जेक्शन लगाती है कि ये तो चीटिंग हुआ और ये लड़कों का गेम है, इसमें लड़कियां क्यों प्रतिभाग की। तो जब उसे अपना पक्ष रखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो करते हुए जब द्वितीय पक्ष को जानने के लिए, उसका पक्ष जानने के लिए उसको मंच पे खड़ा किया जाता है, बुलाया जाता है कि आखिर ऐसा आपने क्यों किया, तो उसी मंच पे डायलॉग बोलती है कि आखिर लड़कियों के खेलने की जगह कहाँ है। आज भी देख लीजिए आप गांव में जिस तरीके से जितना अवसर लड़कों के लिए स्पेस है, शहरों में तो कमोबेश समान हो गया है, लड़के और लड़कियों के बीच में उस तरह से फर्क नहीं रह गया, लेकिन अभी भी ग्रामीण समाज बहुत बड़ी आबादी है ग्रामीण समाज में, और इस ग्रामीण समाज में अभी भी अवसरों की अपर्याप्तता मौजूद है, जो इस बात का संकेत देती है कि वास्तव में महिला आरक्षण जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अलग बात है, पंचायत में हो गया, राजनीतिक संस्थाओं में हो गया, पंचायत में हो गया है, नगरीय निकायों में हो गया है, लेकिन अभी भी आपके विधानसभा में और आपके संसदीय चुनाव में, यानी कि संसद में महिला आरक्षण, विधानसभा में महिला आरक्षण अछूता है, यहाँ पे भी होना चाहिए। ये इशारा इधर ही किया जा रहा है। यह शब्द हमें बहुत सी असमानताओं और स्त्री व पुरुष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। आपको याद होगा कि यदि समाज के उद्भव एवं विकास की बात यदि आप पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़े होंगे, तो जो आदिम जनजातीय समुदाय था, जो समाज था, वहां पे इसी श्रम, समाज में जो श्रम होता था, स्त्री पुरुष मिलकर के जो श्रम करते थे, उनके श्रमों का बंटवारा किया गया था, वो आयु और लिंग आधारित था। यही जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर था। आई बात समझ में? तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर था बहुत ही सरल प्रकृति का था, बहुत ही सरल प्रकृति का था, क्योंकि आय और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन अत्यंत सरल होता है, और इसीलिए इसको सरल समाज कहा जाता था। आदिम समुदायों को, आदिम समाजों को, जनजातीय समाजों को, कि स्त्रियां घर के कामकाज में लिप्त रहती थी और पुरुष क्या होते थे, बाहर जाते थे, शिकार करके लेकर के आते थे। तो चुनौती भरी जो बाहर की गतिविधियां हैं उसमें पुरुष इन्वॉल्व होता था, और महिलाएं बच्चों के लालन पालन पोषण में इन्वॉल्व होती थी। घर के पूरे सदस्यों के लिए भोजन पकाने का काम प्लस घर की देखभाल की जिम्मेदारी उनके जिम्मे था। तो इस तरह से जो श्रम का बंटवारा था वो किसके आधार पे था? लिंग और आयु के आधार पे था। यही लिंग इस चैप्टर से संबंधित का प्रयोग किए हमारे सामने रखते हैं। अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियों जैसे कि कहानियों की प्रस्तुति, विशेष अध्ययनों पर बातें, कक्षा में गतिविधियां तथा तथ्यों की व्याख्या और चित्रों की समीक्षा के माध्यम से वे अपने जीवन व अपने आसपास के समाज पर, अपने आसपास के समाज पर क्या करें? विचार करें। देखिए, थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करें और सोचें कि आपके सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, और सवाल करें। जेंडर शब्द के आने पर अक्सर एक खास तो यह अधूरा अर्थ भी लगा लेते हैं कि यह क्या है, यह केवल महिलाओं या लड़कियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इन अध्यायों में इस बात की सावधानी रखी गई है कि केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी जेंडर की चर्चा में सहभागी हों। अरे बात समझ में? अध्याय 4 में दो विशेष अध्ययन यानी कि केस स्टडीज। देखिए, अक्सर विद्यार्थी, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे जहां पढ़ाता हूं, अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं सर कि इथिक्स में केस स्टडी के लिए हम क्या करें। तो देखिए, केस स्टडी या इथिक्स पेपर 4 जो होता है जीएस में, वह कोई अलग से विषय नहीं है, बल्कि मैं बार बार कहता हूं पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, इन तीनों पेपरों का क्या है? एप्लीकेशन है। इसको समझिए, और आपको निबंध के लिए कहीं बाहर नहीं भटकना। यही आपके जीएस के कंटेंट आपको निबंध लिखवाते हैं, ऐसे लिखवाते हैं। इसकी अंतर समझ, रीडिंग स्किल अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। और ये देखिए केस स्टडीज, यही से आपको समझ में आएगा केस स्टडी कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हल किया जाता है। उसका इथिकल आयाम होता है, थोड़ा सा एथिक्स की जानकारी हो जाएगी, टर्मिनोलॉजी आपको जब जानकारी हो जाएगी, टर्मिनोलॉजी के साथ आप जोड़ करके और करंट से अपडेट रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो देखिए,
अध्याय 4 में दो विशेष अध्ययनों की केस स्टडीज के बारे में बात किया गया है, को शामिल किया गया है, जो अलग अलग समय और है स्थानों से क्या है संबंधित है। यानी कि जो केस स्टडी है ये अलग अलग समय और अलग अलग स्थानों से संबंधित है और हमारे सामने यह बात रखते हैं, हमारे सामने क्या करते हैं, यह बात रखते हैं कि लड़के और लड़कियां कैसे बड़े होते हैं। बस किस मनोवृत्ति के साथ ये क्या होते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, और उनकी सामाजिक भिन्नता, सोशल डिफरेंशिएशन, सामाजिक विभेदीकरण या सामाजिक भिन्नता कैसे रूप ले लेती है। ये उदाहरण छात्र छात्राओं को यह समझने में सहायता देंगे कि समाजीकरण हर जगह एक साथ नहीं है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन क्या होता है, पहले इसको हम समझेंगे। समाज के मूल्यों मानदंडों को धीरे धीरे सीखते रहने की प्रक्रिया जो है वह समाजीकरण कहलाती है। चूंकि अलग अलग समाजों में सामाजिक मूल्य अलग अलग होता है, अलग अलग समाजों की संस्कृतियां अलग अलग होती हैं, इसीलिए समाजीकरण प्रत्येक समाज में एक जैसा नहीं होता। कहा जाता है कि समाजीकरण एक गतिशील अवधारणा है और जीवन पर्यंत चलने वाली अवधारणा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक वयस्क तक आप हैं, वयस्क अवस्था तक तो वहीं तक आपका समाजीकरण होगा, नहीं, आप जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक समाज के नए नए मूल्यों, नए नए मानदंडों को सीखते हैं, समझते हैं, उनसे अडॉप्ट भी करते हैं। तो ये समाजीकरण हर जगह एक साथ नहीं होता है। समाजीकरण अलग अलग सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है, अलग अलग सामाजिक मानदंडों पर आधारित होता है, इसलिए समाजीकरण हर जगह अलग अलग होता है। वह समाज से निर्धारित होता है और इसमें समय के साथ क्या होता है, सतत परिवर्तन चलता रहता है। देख लीजिए, समय के साथ क्या होता है, सतत परिवर्तन चलता रहता है। ये अध्याय हमें यह भी बताते हैं कि कैसे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए, किसके लिए, स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं देखी जाती हैं। आगे बात समझिए, कैसे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं देखी जाती हैं, कैसे उनके लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। सबके लिए मूल्य अलग। अब मूल्य क्या होता है, मूल्य होता है साथियों वास्तव में एक मापदंड होता है। मूल्य एक सामाजिक मापदंड होता है कि किसी समाज के लिए यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उस समाज विशेष के द्वारा उनके कार्यों व्यवहारों का, उनके कार्यों, उनके व्यवहारों का निर्धारण कैसे किया जाता है, वही मूल्य कहलाता है। आगे बस इसी से बना है मूल्यांकन। किसी व्यक्ति के व्यवहारों को, किसी व्यक्ति के कार्य व्यवहारों को उसके सामाजिक मूल्यों के आधार पर क्या कहता है, मापा जाता है। तो अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं कि आपका मूल्य क्या है, स्त्री का मूल्य क्या है, पुरुष का मूल्य क्या है। आप देखिए, एक छोटा सा चीज आपको बता दूं, जैसे जब कोई लड़की जब शादीशुदा हो जाती है, यानी कि शादी उसकी हो जाती है, तो अपने घर में चाहे वो कितने भी लेट सुबह वो जगह 9 बजे जगह, 8 बजे जगह, 10 बजे जगह, लेकिन जैसे ही ससुराल में जाती है तो यह उस समाज का सामाजिक मूल्य, ग्रामीण समाज है तो सामाजिक मूल्य कहता है कि तुमको सबसे पहले क्या कर देना है, बिस्तर छोड़ देना है सुबह। हो सके तो 5 बजे बिस्तर छोड़ करके फ्रेश होकर के, नहा धो करके, पूजा पाठ करके किचन में एंट्री लो, सबके लिए चाय बनाओ। भले ही वही चीज, लेकिन उसका हस्बैंड उसी के साथ सोता है, उसी के साथ उठता है। वह सो की जगह कितने बजे, 10 बजे, 8 बजे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये है सामाजिक मूल्य में डिफरेंसेस। स्त्री चाहे कितना भी हो सकता है रात में 2 ही घंटा सोइए, लेकिन उसके लिए कंपल्सरी सुबह तुमको जल्दी जगना है। और इस तरह के कुतर्क भी दिए जाते हैं वहां पे कि यदि तुम लेट से जगोगी तो लक्ष्मी घर से भाग जाएगी। इस तरह कुतर्क देकर के उनको कहा जाता है कि नहीं, तुम लेट में नहीं सो सकती, लेट तक तुम नहीं सो सकती, तुमको जल्दी जगना है। और यही बात पुरुषों पे लागू नहीं होता है। कैसे उनके लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। देख लीजिए, अलग अलग मूल्य निर्धारित हो जाते हैं। और यहीं से देखिए, और यहीं से
भेद, डिस्क्रिमिनेशन और असमानता, इनइक्वालिटीज की शुरुआत होती है, यानी कि अलग अलग सामाजिक मूल्यों की वजह से। एक चित्रित कथापट, स्टोरी बोर्ड के माध्यम से बच्चे घर के तमाम कामों पर बातें करेंगे जो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। वे विचार करेंगे कि कैसे घर में महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता, या फिर कि जब हस्बैंड बीमार रहता है तो अमूमन यदि हाउसवाइफ, महिला हाउसवाइफ नहीं है, वो भी वर्किंग लेडी है, तो अमूमन जब हस्बैंड बीमार पड़ जाता है तो उसके सारे कपड़े लत्ते ला करके धुल के डाल देती है। लेकिन यदि खुदा न खास्ता किसी वजह से महिला बीमार पड़ जाती है तो पुरुष को वही कार्य करने में परेशानी होती है। उसका सामाजिक मूल्य आड़े आ जाएगा कि लोग क्या कहेंगे हर वक्त। अब उसके मन में कितना तकलीफ होगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। यही भेदभाव की शुरुआत यहीं से शुरू होती है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, यही भेद और असमानता की शुरुआत होती है और उसके मन में ये अमिट छाप बैठ जाता है कि इनके लिए समाज महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं। आइए यहां पे देखिए, कहा गया है कि महिलाओं के काम को, यहां ध्यान दीजिए, वे भी तमाम कामों पर बातें करेंगे जो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। वे विचार करेंगे कि कैसे घर में महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता। देखिए कितना बढ़िया एक मुद्दा है। यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जो काम काज करती हैं, एक घरेलू महिलाएं जो है जब घर के सभी सदस्यों की परवरिश करती है, देखभाल करती है, बच्चों का लालन पालन पोषण सबके लिए, घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी, कपड़ा लत्ता धोने की जिम्मेदारी, खाना पकाने की जिम्मेदारी और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी, तब जाकर के एक पुरुष बाहर जाकर के नौकरी करके 2 पैसा कमा के लाता है। तो उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन को ध्यान नहीं दिया जाता है और महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता है। इसीलिए एक प्रसंग छिड़ा था कि जो डोमेस्टिक वर्क है, घरेलू महिलाओं के द्वारा जो घरेलू कार्य किए जा रहे हैं, उसको जीडीपी से जोड़ करके देखा जाए, और अब जोड़ा जा रहा है। तो इसको जोड़ करके मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, यही पे सतर्क होना है कि माना जाता है या फिर उसे अवमूल्यित किया जाता है। अवमूल्यित मतलब उसके मूल्य को गिरा दिया जाता है, कम करके देखा जाता है। आज बात समझ, आप ये भी देखेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में। ग्रामीण अंचलों में अभी भी ये विद्यमान है कि जब महिलाएं काम करती तो उनको 100 रुपया मजदूरी मिलता है, पुरुष काम करता है तो 200 रुपया मजदूरी मिलता है। गांव में कहा जाता है सॉफ्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। मेरे वहां एग्रीकल्चर होता है, केले की खेती मेरे वहां होती है। मैंने प्रत्यक्षता इसको महसूस किया, अनुभव किया है कि मेरे पिताजी खुद मजदूर जब आते हैं तो मजदूर कहते हैं कि केले के पत्ते के काटने के लिए महिलाओं को दे दिया जाता है, बड़ा बड़ा डंडा लगा करके, उसमें हंसिया लगा करके दे दिया जाता है, केले के पत्ते को काटती रहती हैं। और पुरुष क्या करता है, बीच से कुदाल लेकर के वो मिट्टी चढ़ाता रहता है केले के पौधों पे। तो इसको हार्ड वर्क माना जाता है और पत्ते को काटने को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट वर्क कहा जाता है, सॉफ्ट वर्क कहा जाता है। उस महिला को उस दिन जो भी जितने भी घंटे काम करती हो, सुबह 10 बजे उन्होंने आ जाते हैं और शाम को 5 बजे चले जाते हैं, तो 10 दो 12 और 12 से 5 7 घंटे लगभग काम हुआ। तो 7 घंटे के बाद 100 रुपया उनको मिलता है या 150 रुपया मिलता है। लेकिन वही पुरुष जब वही मिट्टी चढ़ाता है, उसको हार्ड वर्क बोला जाता है, उसको 200 रुपये से 250 रुपये तक मिलता है। तो मैंने देखा है कि यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से अवमूल्यित किया जाता है, उसी कार्य को कम करके देखा जाता है, कम करके आंका जाता है। आप अपने आसपास देखेंगे इस तरह के एग्जाम्पल आपको दिखाई दे देगा। देखिए यहाँ कह रहा है अध्याय 5 कार्य के क्षेत्र में, अध्याय 5 क्या कह रहा है, अध्याय 5 जो है वो क्या है, कार्य के क्षेत्र में लिंग आधारित भेदभाव पर केंद्रित है। अध्याय 5 आगे है, हम देखेंगे कार्य के क्षेत्र में लिंग आधारित भेदभाव पर केंद्रित है और समानता के लिए किए गए महिलाओं के संघर्ष को भी प्रस्तुत करता है। यानी कि इसके लिए महिलाएं क्या करती हैं, समानता को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के द्वारा संघर्ष भी किया जाता है। आगे बात समझ में, ध्यान रखिए। कक्षा की गतिविधि में बच्चे
काम और पेशों को लेकर, कक्षा की गतिविधि में बच्चे काम और पेशों को लेकर समाज में प्रचलित है ना रूढ़िवादी मान्यताओं पर सवाल करना शुरू करेंगे। देख लीजिए, कक्षा की गतिविधि बच्चे काम और पेशे को लेकर के समाज में प्रचलित रूढ़िवादी मान्यताओं पर सवाल करना शुरू करेंगे। इस अध्याय में इस ओर भी संकेत मिलेंगे कि कैसे लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा जैसे अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। आज देख लीजिए, गांव में अभी भी आप देखेंगे कि हम पुरुषों को, लड़कों को हमारे ही गार्जियन धक्का प्लेट करके, यानी कि धक्का दे करके, पुश करके, जबरदस्ती प्रयास करके गांव से बाहर निकालेंगे, शहर भेजेंगे, जाओ इलाहाबाद जाओ, लखनऊ जाओ, दिल्ली जाओ, तैयारी करो। लेकिन वही लड़की को गांव से ही बीए एमए करा करके, बीएड करा देंगे खुश करने के लिए, बीएड करा करके उनको कंपटीशन के लिए नहीं भेजा जाता है। हालांकि अब परिवर्तन इसमें आया है, लेकिन इतना तो जरूर मैं कहूंगा कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को अभी भी शिक्षा जैसी बेसिक सुविधा के लिए अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि मैं आपको बता रहा हूं, आप सत्यमेव जयते से कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों को देखेंगे, वहां पे दिखाया गया किस तरह से जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और खास करके ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ही महिला, जबकि लड़की का बाप तो लड़की को खूब पढ़ाना चाहता है, खूब आगे बढ़ाना चाहता है। लड़की का बाप यानी लड़की का पिता लड़की को खूब अवसर देता है, ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए, ससुराल में कभी ससुर बहू को इतना परेशान नहीं करता है जितना सास करती है, ये ऐसा देखा गया है। तो जेंडर, सेम जेंडर ही अपने जेंडर के लिए एक तरह से अभिशाप बन जाता है। यहां देखिएगा, शिक्षा जैसे अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। 19वीं और 20वीं सदी की दो महिलाओं के जीवन की कहानी में बच्चे देखेंगे कि इन स्त्रियों के लिए मुक्ति का संघर्ष कैसे शुरू हुआ और लिखाई पढ़ाई सीखने ने इनके जीवन को कैसे बदला। बड़े परिवर्तन सामान्यतः सामूहिक संघर्षों से ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। जब तक सामूहिक संघर्ष नहीं होगा तब तक बड़े परिवर्तन समाज में नहीं होंगे। इस अध्याय के अंत में एक चित्र निबंध है जो स्त्री आंदोलन क्या है, जो स्त्री आंदोलन द्वारा परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई नीतियों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या हुआ है? लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, बड़ा मजेदार कहानी है। लड़के और लड़कों के रूप में बड़ा होना, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। आगे सुनो, उसकी अस्मिता। अब देखिए यहां पे प्रेगनेंसी के दौरान लिंग परीक्षण को अपराध माना गया है और ये लिंग परीक्षण अधिनियम जो है ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। लिंग परीक्षण अपराध माना गया है। तो प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण जो जांच अधिनियम है, जो भी है, शायद 1994 का है, 1994 का है। जरा देखिए तो ये ध्यान रखिएगा कि लड़के, यहाँ पे लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है और प्रेगनेंसी पूर्व, प्रसव पूर्व जांच अधिनियम जो है ये लिंग परीक्षण को टेस्ट करना, इसको बैन किया गया और एक क्राइम अपराध घोषित किया गया है। ये 1994 का एक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये शायद 1996 से लागू है। आई होप सो दैट, इसको देख लीजिएगा। और इससे संबंधित एग्जाम में, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ये आईएएस में भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और पीसीएस में भी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। अमूमन आप देखते होंगे
कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कहा जाता है तुम लड़की हो, तुम ऐसे व्यवहार क्यों कर रही हो, तुमको दूसरे के घर जाना है और इसी तरह से करोगी तो तुमको डंडे से मार करके घर से क्या करें, ससुराल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए खास तरीके के व्यवहार करने के लिए शुरू से ही फोर्स किया जाता है, चिल्ला के बोलने के लिए मना किया जाता है, सहनशीलता में विकसित करने की बात की थी। कोई दो बात बोले तो तपा के जवाब मत दो, बल्कि दो बात सहने की आदत डालो। ससुराल में हो सकता है लोग उल्टा सीधा बोले तो तुमको सुनना पड़ेगा, दो बात तो सुन करके रहिए, इस तरह की बात बोली जाती है। तो वही कह रहा है जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, नहीं ये एक जैसी नहीं है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे, क्या देखेंगे, कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं। इसको बोलते हैं प्रत्याशित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। रॉबर्ट के मर्टन नामक समाजशास्त्री हैं जो बताते हैं कि भविष्य में आपको कौन सी भूमिका अदा करनी है। जैसे एक बच्ची ससुराल जाने से पहले उसकी माँ उसको सिखाती है कि तुमको इस तरीके से कार्य करना है, एक एक पकवान बनवा बनवा करके माँ चेक करती है ससुराल में जाने से पहले। तो एक खास तरह के समाजीकरण के लिए उनको तैयार किया जाता है, उस लड़की को तैयार किया जाता है। तो ये जो सोशलाइजेशन होता है, ये जो समाजीकरण होता है, इसको हम बोलते हैं प्रत्याशित समाजीकरण या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बुलाता है। रॉबर्ट के मर्टन की अवधारणा है। तो भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है, इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये निश्चित तौर पे पुरुष प्रधान समाज होगा, पुरुष प्रधान समाज। मेल डोमिनेट सोसाइटी जो होता है उसी में पुरुषों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके कार्य को ज्यादा वरीयता दिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और महिलाएं जो कार्य करती हैं उनका कम महत्व दिया जाता है। जैसे कि पुरुष यदि बाहर जाकर के 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 का नौकरी करता है तो उसके कार्य को बड़ा तवज्जो दिया जाता है, और महिलाएं घर के काम काज करती हैं तो उनके कार्य को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। ये दर्शाता है कि समाज क्या है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है। इस वजह से इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। यानी पुरुष ये काम कर सकता है और महिला ये काम कर सकती है, इनके कार्य के क्षेत्र में भी असमानताएं, कि महिलाओं का ब्रेन जो है पुरुषों के ब्रेन से काफी ज्यादा एक्टिव होता है और सहनशीलता उनमें कई गुना ज्यादा होता है। आ रही बात है समझ में? अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, वाह कितना प्यारा बच्चा है। कक्षा 7 का एक सामोआ छात्र, सामोआ द्वीप है, पैसिफिक ओशियन में शहर है, एक कंट्री है सामोआ। तो सामोआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में है, कुछ इससे संबंधित कुछ बातें होंगी तभी यहाँ पे फिगर बनाया गया है, यहाँ ध्यान रखिएगा। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, यानी 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट करके दिखाया गया। ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपको समझाया जा रहा है, लेकिन रेफरेंस कहाँ कर लिया गया है, सामोआ द्वीप, पैसिफिक ओशियन में ये द्वीप है, दूसरे राष्ट्र का जिक्र दिया गया है। यानी कि आपके समाज से भिन्न भी जो अलग समाज है, भारतीय समाज से भी भिन्न जो अलग समाज है, वहां पे भी एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे किस किस मूल्यों से गुजरना पड़ता है, यहाँ पे दिखाने के लिए बताया गया है। आइए देखते हैं। कह रहा है सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही क्या है, भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान, देखिए सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की
रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वाह, ये देखिए कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है इस सोसाइटी पर। बच्चे स्कूल नहीं जाते। 1920 बहुत हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। आधे से अधिक 90% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। अच्छा, वो स्कूल नहीं जाते थे यानी कि उनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती थी, अनौपचारिक शिक्षा मिलती थी। बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, यानी परिवार उनके लिए शिक्षा की पाठशाला हुआ करती थी। जैसे यानी इसी को बोलते हैं, स्कूल में जाके आप सीखते हैं तो इसको हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या बोलते हैं? औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। लेकिन यदि परिवार में रह करके आप सीखते हैं, इसको अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना इत्यादि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का महत्वपूर्ण हिस्सा था, वहां से रोजगार इनको मिलता था। तो मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। तो परिवार के कार्यों में क्या करते थे? हाथ बटाते थे और उनको उस तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे कि आपको दूर यात्रा पे समुद्र में कैसे जाना है। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। एक खास समय पे एक चीज को सिखाया जाता था, खास समय पे एक चीज को सिखाया जाता था। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग जो घर में उनकी देखभाल करते थे, उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। कब? जब चलना शुरू कर देते थे तब। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। यानी 5 वर्ष के बच्चे के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, जिम्मेदारी सौंप दिया जा रहा था। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। आई आधारित लिंग विभाजन, आई आधारित श्रम विभाजन लिख लीजिए। एज बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे मछली पकड़ना 9 साल का हो जाता है तो अब समूह में जाकर के सम्मिलित होता है लड़कों के, और बाहर के काम का सीखता है, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां क्या करती थी? लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती, ध्यान समझिएगा, लड़कियों के लिए एज ज्यादा हो गया। लड़कों के लिए 9 साल था, 9 साल में बाहर जाकर के समूह में रहकर के कामकाज करना सीख रहे थे। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। यानी इनको स्वतंत्रता कब मिलता था? 13-14 साल के बाद। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी। ये देखिए, अर्थात कार्य के क्षेत्र में असमानता नहीं है। जिस तरह से लड़का जो है मछली पकड़ने का काम सीखने जाता था, उसी तरह से लड़कियां भी मछली पकड़ने का काम सीखने जाती थी। यानी कार्य के क्षेत्र में असमानता नहीं है, एज को लेकर के असमानता है। इनको 9 वर्ष में भेज दिया जाता था, इसको 14 वर्ष में भेजा जा रहा है, ये फर्क है। अब देखते हैं, लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। खाना पकाने का काम ये देख लीजिए, और लड़कियां उनकी मदद करती थी। अब देखिए, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब डायरेक्ट समूह से हम कहां गए? मध्य प्रदेश में। लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं? क्यों समूह बना करके चल रही हैं? देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ आपके बड़े होने की जो अनुभव है, वह अनुभव ओम, इधर देखिए हिल गया है,
आपके बड़े होने के अनुभव समूह के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? इस तरह की बातें यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ देखते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होता था और 6 से पहले तक को एजुकेशन था। यहाँ पे देखिए को एजुकेशन, लड़के और लड़कियों की स्कूल एक ही हुआ करता था। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। आएगा समझ में? लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम था। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले जाने में वो खतरा महसूस करती थी, असुरक्षित महसूस करती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े, एक तो उनके खेल के मैदान, सुरक्षित आंगन को सुरक्षा दिया गया। स्कूल में आंगन में जो खेलने की व्यवस्था था। ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत ही क्या भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज, लड़के और लड़कियों, हम यह भी अनुभव करते हैं कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वह लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। देख लीजिए, यही बात मैं भी कह रहा था आपसे। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को खेलने के लिए डॉल, गुड़िया दिया जाता है। देखिए, दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? यह सामाजिक मूल्य, ये मनोवृत्ति है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से बात करना चाहिए। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिका
बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। आगे बातें समझ में कि अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए कि उसमें छोटे लड़के और लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। यह कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के? संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क पर, पार्कों और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां तथा लड़कियां कम दिखाई देती हैं? क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे, तो क्या होगा? अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। आइए, ये सब आपको सोचना है, विचारना है, मनन करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, कुछ यहाँ लिखा है कि मेरी माँ काम नहीं करती, यानी कि हाउसवाइफ। अब हाउसवाइफ को काम नहीं कर माना जा रहा है। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। अब देखिए, रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करते हैं, यानी कि खाली रहती हैं, हाउसवाइफ होंगी। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। ये देखिए, हाउसवाइफ को, डोमेस्टिक वर्क को काम नहीं माना जा रहा है। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। ओ, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उसे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। अब आइए जसप्रीत के घर हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं क्या सोचती हैं। श्री सिंह के घर पे, जसप्रीत सिंह के। हरशरण सोनाली सोचती, हरशरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है? तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अच्छा जसप्रीत, अब देखिए, अगली सुबह 7:30 जब बजती है तो अगली सुबह 7:30 बजे, हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है, लग रहा मंगला काम करने वाली कोई है। ओह ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। यानी कि हाल था और ये बच्चे तैयार नहीं थे और देर हो गया, इस वजह से स्कूल उनका छूट गया, अभी को कार से छोड़ना पड़ेगा। जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे, जल्दी से पंप का स्विच ऑन करे और पानी घर में आए। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे, यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। माँ को पता था कि कुछ लंच बॉक्स तैयार होने वाला नहीं है, शाम 6 बजे बनते हैं। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ मंगाता हूँ। आकर के देखिए, यही है घरेलू कार्य का महत्व नहीं समझा जा रहा है। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, ताता देखना। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा है, कोई साफ सफाई नहीं है, इधर का सामान उधर बिखरा पड़ा हुआ है।
तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? हर कम वक्त चाय की पत्तियां कहां रखी हुई हैं? क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूं? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं, उनको याद दिलाती हूं। आइए देखिए, इसी तरह से कहा गया है कि अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। क्योंकि गड़बड़ है, कह रहा है कि अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, हमारी सोसाइटी भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य, अब देखते हैं इसको। देखिए, हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था, उसे काम नहीं समझती थी। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है। अमूमन देखा जाए तो मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? स्त्रियों की ही होती है। जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसीलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। इसीलिए होना ये चाहिए कि एक पुरुष 40,000 रुपया कमाता है तो जैसे ही सैलरी पाए तो 20 अपने जेब में रखे, 20 महिला के खाते में ट्रांसफर कर दे, तब समझ में आएगा, उसे भी इज्जत मिलेगा। तो सरकारी नौकरी नहीं ढूंढेगी, कभी उसके लिए प्रयास नहीं करने देगा। कर रही तो भी ठीक है, इस बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। कितना टाइम हो? 10 मिनट बचा है। 1 घंटे में, हाँ ठीक है। देखिए, घर पर कार्य करने वालों का जीवन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मिलानी अपनी बच्ची के साथ, ये मिलानी है और अपनी बच्ची के साथ है। आइए देखते हैं घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा है। देखिए, उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी। केवल हरमीत की माँ थोड़ी भी घर में काम करती थी, काम नहीं करती थी। काफी सारा काम मंगला करती थी। मंगला कौन है? ये मंगला लग रहा है उनके घर की नौकरानी है, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। उसको कुछ सैलरी वगैरह दिया जाता था। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। झाड़ू पोछा करने के लिए, चौका बर्तन करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां ही होती हैं, अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। शब्द लिखिए। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद, ध्यान रखिएगा, जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं करते। ये बहुत गरिमा में काम तो उनको मिल जाता है, लेकिन गरिमा में माहौल नहीं मिलता जहां पे वो अच्छे से अपनी भूमिकाओं को, अपने कार्यों को अंजाम दे सके। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। वही मेलानी है, देखिए ये क्या कह रही है मेलानी।
मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, ठीक है, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी, मिलानी ये लाओ, मिलानी ऐसे करो, मिलानी वो करो, इस तरह की तमाम तरह की बातें करती। ऐसे ही करती हूँ। मेरा काम रसोई का था। मिलानी क्या कह रही है कि मेरा काम रसोई का था, हमसे बात केवल रसोई के लिए किया गया था। दूसरी दो लड़कियां सफाई का काम करती थी। अमूमन आप देखे होंगे, ये जब कोई किसी के अधीन कोई काम करता है, जैसे ऑफिसर्स के घरों में भी देखा गया है, वो लोग तो एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे, और वो अपने ऑफिस के कर्मचारी से क्या करते हैं, नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। जैसे यदि ऑफिस का ड्राइवर है तो उसका काम क्या है, केवल गाड़ी चलाना, इसी के लिए नियुक्त हुआ है। अब जाओ कपड़े धुलवा लाओ, जाओ कपड़े धोबी के वहां दुकान पे दिया गया उसको लेके आओ, घर के बच्चों को स्कूल छोड़ो, स्कूल से लेकर के आओ, ये सब तमाम जिम्मेदारियां उनको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। ये ठीक नहीं है। कभी काल तो यहां तक कहा जाता है कि राम देख लेना जरा, घर में झाड़ू लगा दो, ड्राइवर झाड़ू भी लगा, वो साहब कभी क्या बोलेगा, वो गरिमा में काम करने का अवसर भी उनको नहीं मिलता है। कहना है इनका कि हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता, नाश्ते में हम एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी, 2 रूखी रोटियां मिलती थी, हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांगती रहती थी, मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे, टाइल्स होता था, फर्श होता था। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी। अरे दिक्कत है तो चप्पल खरीद के दे दो अपने, वो घर का चप्पल हो जाएगा, उसी में अंदर पाने। अपमानित, बड़ा अपमानित महसूस करती थी। ये याद रखिए कि जहां कहीं भी आप काम करते हैं, यदि वहां अपमानित कर रहे हैं, अपमानित महसूस करते हुए काम कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हरी बस ध्यान रखिए। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? भाई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं, काम के बदले में आपसे सम्मान का। चूंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कार्य को तुच्छ नजरों से देखते हैं, तुच्छ नजरों से देखते हैं, जबकि ये तुच्छ काम नहीं है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। आप देखिए, अमूमन घर पे किसी कार्य के लिए आप बात करते हैं, नौकर रखते हैं और कहते हैं कि तुमको क्या करना है, खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए आपने लगाया। हम लोग भी दिल्ली में रहते थे, कुक आते थे, व्यवहार है तो ठीक है, हम लोग बोलते थोड़ा चाय बना दे, चाय भी पिला देता था बेचारा। लेकिन हम लोग कभी जबरदस्ती नहीं करते, उसका नहीं मन करता था, मत बनाओ, ठीक है तुम खाना बनाने के लिए लगाए हो, खाना बनाने। लेकिन ये ध्यान रखा जाता था कि जब उनका भी तबियत खराब होता था तो हम काम के लिए नहीं लगाते थे, कहते ठीक है आप आज रेस्ट करिए, आराम करिए। उन दिनों का हम लोग वेतन बिल्कुल नहीं करते थे। ये आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए सिलेबस में इस तरह से ये पॉइंट डाले गए हैं, ये पैराग्राफ डाले गए हैं, ये विषय वस्तु कंटेंट डाले गए हैं कि पढ़ते समय भी आपके मस्तिष्क में विचार जाए तो कम से कम आप एक अच्छे इंसान बन सके। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी सिविल सेवा का तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, यदि सिविल सेवा का तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू नहीं पास हो पाया, नहीं सेलेक्ट हो पाया, और कुछ हो या ना हो, सिविल सेवा का एक बार सिलेबस जब वो पढ़ लेगा, इतना तो श्योर है कि वो एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा। ऐसा सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो देखिए, वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, थोड़ा एक नजर डालते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू कार्य कहते हैं, वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। एक ही कार्य का मतलब नहीं, घरेलू कार्य में कई कार्य होता है। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है,
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है जहां पेयजल की दिक्कत है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं, ये सही बात है। लेकिन अब तो मोदी जी उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर सबके पास उपलब्ध हो गया है, तो जलाऊ लकड़ी का गट्ठर तो काज खत्म हो गया। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने गर्मी के दिनों में भी खड़ा रहना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है ना? शारीरिक काम होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि हम आमतौर पर क्या करते हैं, सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हुआ है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। बिल्कुल सही। सुबह 5 बजे से लोग जग करके अपने काम में लग जाते हैं। आप ऑफिस जाते हैं तो सुबह 5 बजे नहीं जाते, 10 बजे जाते हैं, और इनको सुबह 5 ही बजे जगना होता है आपको ऑफिस भेजने के लिए। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। कुल मिलाकर के स्त्रियां क्या करती हैं, पुरुषों से अधिक काम करती हैं। बहुत सही बात है। हालांकि अब देखिए, अब शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के लिए अवसर, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए घर की चार दीवारों को लांघ करके बाहर जाने के लिए अवसर लड़कियों के भी धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि अब लड़कियां क्या हो रही हैं, वो भी घरेलू कार्यों की परिधि से बाहर निकल करके वर्किंग लेडी के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर रही हैं। अब उनके समक्ष जो चुनौती आ रहा है कि घर के कामकाज में उन्हीं की जिम्मेदारी अभी उन्हीं के जिम्मे छोड़ दिया जाता है, तो इससे उनको दोहरा बोझ पड़ता है, दोहरा दबाव उनके ऊपर पड़ता है, डबल ड्यूटी पड़ता है। एक तो ऑलरेडी पता चल गया कि महिलाएं पुरुषों से, स्त्रियां पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं, और इसके अलावा यदि कोई वर्किंग लेडी है तो वर्किंग लेडी को डबल ड्यूटी करना पड़ता है। इसको उठा करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। यह है एनसीईआरटी की खूबसूरती। समाज में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन से जुड़ करके उठा करके एनसीईआरटी से मिला करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया, जेंडर लिंग भेद से, लिंग बोध से। अब देखिए, निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा सीएसओ द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं, और जो 1998-99 के आंकड़े हैं। देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, देखिए ये राज्य है हरियाणा। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह इतना है, तमिलनाडु में इतना है। स्त्रियों की अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह इतना दिया है। स्त्रियों के कुल काम के घंटे कितने हो जाएंगे, जोड़ते हैं, इसको कितना करना है ये देख लीजिएगा, चार्ट में दिया हुआ। अब यहाँ पे आया हुआ है महिलाओं का काम और समानता। अब इसकी चर्चा हम देखते हैं। महिलाओं का काम और समानता। महिलाओं का काम जल्दी से देखते हैं। महिलाओं का काम और समानता, जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, या किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है, यानी ये सोशल सिस्टम का फॉल्ट है। इसका है सामाजिक व्यवस्था का फॉल्ट है। स्त्रियों पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य इसके समाधान के लिए जो कार्य
किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। देखिए यही शासकीय गवर्नमेंट के शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्वतंत्रता, समता और न्याय तीन ही उद्देश्य है संविधान का, लोकतंत्र का, और संविधान हमारा डेमोक्रेसी को मानता है। डेमोक्रेसी के हिसाब से, लोकतंत्र के मूल्यों के हिसाब से काम करने की आजादी देता है। प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ी और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है, देख लीजिए। असमानता को इस तरह से, लिंग भेद आधारित जो असमानता है उसको दूर के लिए शासकीय स्तर पे क्या प्रयास किए गए हैं, देखिए यहाँ पे शासकीय स्तर पे क्या, यहीं से परीक्षा में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा कि शासकीय स्तर पे क्या किए गए हैं। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने क्या किया है, आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी कि क्रेश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है गोल्ड 5, एसडीजी गोल्ड 5 यानी जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। आगे बात समझ में, सतत विकास लक्ष्य 5 इस पे जोर देता है, लैंगिक समानता पे जोर देता है। अब सरकार इसका सकारात्मक समाधान निकाल लिया कि वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेज की सुविधा देनी होगी, और बालवाड़ी की व्यवस्था होने से क्या तो फायदा मिलेगा कि बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर भी जाकर के काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। अब देखिए, क्या आप क्या सोचते हैं, यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये पोस्टर है, कुछ धुंधला दिख रहा है, और इस यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं। इसको देखिए, मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं, यह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार। महिला जागरण केंद्र, पंचवटी नगर, राजेंद्र नगर, पटना, असहाय पीड़ित महिला कल्याण संस्था, पंचकुटी, खगड़िया। ये देखिए कितना बढ़िया है, महिलाओं के अधिकारों की बात किया गया है यहाँ पे। यहाँ देखिए, अब अभ्यास प्रश्न है, ये अभ्यास प्रश्न है, इसको आप करिएगा। अभ्यास प्रश्न करने से आप मजबूत होते हैं। यहाँ देखिए, दोहरा बोझ, शब्द संकलन पे ज्यादा जोर दीजिएगा, और यह चैप्टर एसडीजी गोल 5 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अस्मिता की पहचान, यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। दोहरा बोझ शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है 2 गुना वजन, लेकिन सामान्यतः शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। इसी को आधार बना करके यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके लिए देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होता है। इमोशनली अटैचमेंट भी होता है। अवमूल्यित, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता स्वीकृति नहीं पाता तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें कि अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत
खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी न कहे तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। आ रही बात समझ में? तो उसी तरह से जब घर की महिलाएं खाना बना करके इंतजार करती हैं और पूछती कि कैसा था भोजन का टेस्ट, अगर कुछ बोलते नहीं, बिना कुछ बोले उठ करके खाना खा के चले जाते हैं तो उनके भी कार्यों में अवमूल्यन दिखाई देता है। इसीलिए जब भी भोजन करिए चाहे खराब भी बने तो भी आपको क्या करना, वाह शाबाश क्या भोजन बना है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।